भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी? आपके यहाँ पे चार ऑप्शन है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, सुधार अधिनियम 1909। तो दोस्तों यहाँ जो आपका आंसर है वो करेक्ट आंसर सी है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा ही सर्वप्रथम भारतीयों को शासन में सम्मिलित किया गया था। इस अधिनियम ने विधि बनाने के कार्य में भारतीयों के सहयोग भी प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावरकर जुड़े थे। यहाँ पे चार संस्थाओं के नाम दिए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, स्वतंत्र लेबर पार्टी, हिंदू महासभा और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सावरकर, वीर सावरकर भी उन्हें कहा जाता है, वो हिंदू महासभा के सदस्य थे। हिंदू राष्ट्र की राजनीतिक विचारधारा को विकसित करने में सावरकर का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दी गई? भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1861, रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो दोस्तों 1858 का जो भारतीय सरकार अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम, उसके तहत ही शासन कंपनी से लेके क्राउन को दे दिया गया, जिसकी एक बहुत बड़ा कारण 1857 की क्रांति थी। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो दोस्तों ये प्रश्न आप बिल्कुल याद कर लें, ये बहुत जगह पूछा जाता है। वीडी सावरकर। जी हाँ दोस्तों, विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। किस आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वोच्चता के सिद्धांत का विरोध किया? तो दोस्तों दयानंद सरस्वती ने जन्म के आधार पर सर्वोच्चता को निर्धारित करने का विरोध किया था। दयानंद सरस्वती, जिनका बचपन का नाम या मूल नाम आप कह सकते हैं मूल शंकर था, इन्होंने 1875 को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी और आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्धता को लेकर था। सर्वप्रथम किसने अपने लेखन के माध्यम से स्वराज्य की मांग उठाई थी? तो दोस्तों सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ही थे जिन्होंने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में भी स्वीकार किया था। दयानंद सरस्वती ही थे जो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी को अपनाने जैसी संकल्पना को प्रतिपादित किया, जो बाद में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के मुख्य अंग बने। किसे भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर तथा आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है? तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों राजा राम मोहन राय को ही भारतीय पुनर्जागरण का पिता, युगदूत, प्रथम आधुनिक पुरुष, आधुनिक भारत का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु तथा भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर के नाम से जाना जाता है। 1947 में बने नेहरू की सरकार के कानून मंत्री कौन थे? तो दोस्तों BR अम्बेडकर ही इस मंत्रिमंडल में विधि मंत्री थे, मतलब कानून मंत्री थे, और उन्हें कानून मंत्री बनाने की सलाह महात्मा गांधी ने दिया था। में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? दोस्तों इस क्वेश्चन को आप कंठस्थ कर लें।
अंबेडकर, जी हाँ, सिर्फ अंबेडकर ही ऐसे नेता थे जिन्होंने गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। निम्नलिखित में से किसमें गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था? अब देखिए, यहाँ ध्यान देने की बात है कि पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल, बहुत लोग जल्दीबाजी में चंपारण सत्याग्रह आंसर लगा देते हैं। चंपारण सत्याग्रह उनका पहला सत्याग्रह का भारत में प्रयोग था, न कि हथियार के रूप में भूख हड़ताल का। अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल, जो प्लेग बोनस को लेकर मिल मालिकों और मजदूरों में विवाद था, उसको लेकर गांधी जी ने भूख हड़ताल के द्वारा सत्याग्रह किया था।